दुनिया के नक्शे पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां दूर से देखने पर तो शांति और सुकून सा महसूस होता है, लेकिन कुछ ताकतवर देश उस शांति की आड़ में उन जगहों को एक नए महायुद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसी एक जगह है साउथ चाइना सी, जहां समंदर की सतह तो शांत है, लेकिन गहराइयों में एक बड़ी साजिश बुनी जा रही है। इस साजिश का सूत्रधार है चीन, जो अमेरिका से टकराने के लिए विध्वंसक तैयारियों में जुटा है। ऐसी तैयारियां जो इस संभावित युद्ध को साउथ चाइना सी के दायरे से बाहर लाकर कई देशों में फैला सकती हैं। चीन की इन तैयारियों को लेकर जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर वहां तनाव बढ़ा तो बहुत कम वक्त में वो दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये वो इलाका है जिसके एक तरफ चीन, सामने ताइवान और आसपास फिलीपींस और जापान है। लेकिन ये कहानी तब और खतरनाक हो जाती है जब फिलीपींस और जापान के पीछे अमेरिका खड़ा नजर आता है। बीजिंग का दावा है कि इस पूरे इलाके का 90% हिस्सा उसका है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार जताते हैं। सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है स्प्रैटले आइलैंड्स, जहां चीन ने विवादित रीफ्स और एटॉल्स पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया है और उन्हें सैन्य सुविधाओं में बदला है। फिलीपींस के साथ यहां चीन का टकराव लगातार बढ़ता रहा है। मई 2026 में चीन ने फिलीपींस पर विवादित रीफ्स पर निर्माण गतिविधियां बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अपनी संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ताइवान में चीन वर्सेस अमेरिका, साउथ चाइना सी में चीन वर्सेस फिलीपींस, जापान के साथ चीन की बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का मोर्चा, यूरोप में रूस और यूक्रेन की 4.5 साल से चल रही जंग और उस युद्ध में नेटो की भूमिका, पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल की ईरान से भिड़ंत। अब आपको उस सैन्य समझौते के बारे में बताते हैं जिसकी दुनिया में काफी चर्चा है। 3 सुन्नी मुस्लिम देश, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने मिलकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के बाद इनमें से किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डील का खाड़ी देशों पर, भारत पर और पश्चिम देशों पर क्या असर पड़ सकता है, या ये फिर सिर्फ एक कागजी यानी दिखावटी डील है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। इसके जॉइंट डिक्लेरेशन में साफ लिखा है, इस डील का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है। इसमें यह प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। क्या सऊदी अरब का साथ देने के लिए पाकिस्तान और तुर्की ईरान के विरुद्ध सीधी जंग में शामिल होंगे, या फिर सऊदी को तुर्की और पाकिस्तान से धोखा मिलेगा? इस बहाने मुस्लिम देशों से एकजुट होने और अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भरता कम करने की अपील की है। जबकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इब्राहिम रजाई ने समझौते की खुली आलोचना की है। उन्होंने सऊदी को धमकी देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और तुर्की के साथ कागजी समझौते के बाद भी उसका बचना मुश्किल होगा। तुर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, सऊदी के ऊपर यूएस की अच्छी खासी पकड़ है, पाकिस्तान का इसको ज्वाइन करना सिवाय पैसों के कहीं और नजर नहीं आ रहा। अगर सिर्फ शिया सुन्नी की लड़ाई के लिए देखा जाए तो ईरान शिया अगर अटैक करेगा तो इसको उस रिलीजियस ग्राउंड पर देखा जा सकता है। अगर किसी भी तरह का अटैक इस समय, इस प्रेजेंट सिचुएशन में ईरान अगर करता है सऊदी पर, तो ना तो पाकिस्तान साथ देगा और ना ही तुर्की साथ देगा। Regarding the pact between three countries, this is again a development that we are closely following and we shall keep you updated on that. भारत का साफ मानना है कि वो इस डील के संभावित नतीजों पर नजर बनाए हुए है, जबकि सऊदी अरब के पब्लिक डिप्लोमेसी के उप मंत्री रायद क्रिमली ने इस आशंका पर जो सफाई दी है वो भारत के लिए राहत के जैसी है। उन्होंने कहा, ये एग्रीमेंट खाड़ी, अरब और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ किंगडम के मजबूत और रणनीतिक संबंधों की कीमत पर नहीं किया गया है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सऊदी और भारत के आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत और सऊदी अरब में $43 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है।
सऊदी ने भारत में ऊर्जा, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 अरब डॉलर तक के निवेश की मंशा जाहिर की है। सऊदी में 25 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो वहां की विकास की रीढ़ है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का ऑपरेशन सिंदूर टाइप एक्शन अगर होता है तो टर्की तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पिछले बार भी ड्रोन्स दे रहा था, गाइडेंस दे रहा था, मैन पावर भी भेजी थी। सो टर्की का पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट तौर पर बड़ा क्लियर है। जहाँ तक बात है सऊदी की, तो सऊदी और टर्की एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इंडिया से इसलिए नहीं चाहेंगे, या उनके पास एक्सक्यूज होगा कि ये कोई इंडिया द्वारा फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, ये सिर्फ टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक है जो एस्केलेट होती है। और अब बात ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई की। जब से जंग शुरू हुई तब से मुश्तबा पब्लिक के सामने नहीं आए, ना ही वो किसी से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने राष्ट्रपति से भी अंधेरे में मिल रहे हैं। सवाल यही है, मुश्तबा जिंदा हैं या नहीं? अगर जिंदा हैं तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे ईरान छिपा रहा है? इस पर पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब ईरान की तरफ से मुश्तबा का एक और वीडियो जारी किया गया। 12 सेकंड के इस वीडियो में मुश्तबा खमेनेई कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है, आखिर इस वीडियो के जरिए ईरान ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? मुश्तबा जिंदा है, ये बात साबित करने के लिए क्या 12 सेकंड का वीडियो पर्याप्त है? नया वीडियो सामने आया तो मुश्तबा को लेकर रहस्य कैसे और गहरा गया? आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट देखनी चाहिए। पज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पज़ेश्कियान जब खमेनेई से मिलने गए तो उन्हें उस कमरे में ले जाया गया जहां खूब अंधेरा था। पज़ेश्कियान अंधेरे में ही एक शख्स से मिले। अंधेरे की वजह से पज़ेश्कियान पहचान नहीं पाए कि जिस शख्स से वो मिल रहे हैं वो मुश्तबा हैं या फिर कोई और। और अब बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस षड्यंत्र की जो वो सर क्रीक के पास कर रहे हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ सर क्रीक के पास तैनाती बढ़ा दी, बल्कि पाकिस्तानी नौसेना ने तुर्की और चीन के हथियारों के साथ ड्रिल भी की। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत की लगती सीमा पर करीब 250 तोप तैनात कर दी। सवाल यही है, आखिर सरहद पर मुनीर की साजिशें अचानक क्यों तेज हो गई? इसके पीछे पाकिस्तान में कई फ्रंट पर भड़का विद्रोह क्यों और कैसे है?